देश के विकास में देश की आधी आबादी की भूमिका क्या है, ये हम सब जानते हैं। घरों से लेकर संसद तक में महिलाएं किस तरीके से हुंकार भर रही हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इन्हीं महिलाओं को अगर और ज्यादा सशक्त बना दिया जाए तो क्या होगा। इस खबर की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहूंगी, जिस तस्वीर में आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात को 12:30 बजे संसद से निकलते हुए दिखाई देंगे। मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उनके हाथ में पावर देने को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी तस्वीर से लगा सकते हैं। और रही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने तो साफ सीधे शब्दों में कह ही दिया कि अगर आज आप इसका विरोध करेंगे तो 20 साल तक पछताएंगे। यानी कि अगले 20 साल तक का एजेंडा मोदी सरकार ने सेट कर दिया है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर विरोध भी करना है तो तर्क के साथ तो हो। सिर्फ यह कह देना कि आज से ही लागू कर दो, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। लेकिन इन सबसे जरा इमेजिन कीजिए, 543 मेंबर्स में से अभी भी कितनी सारी महिलाएं हैं, और जब यह संख्या बढ़ जाएगी तो 250-350 के आसपास जब महिलाएं संसद में बैठी हुई नजर आएंगी, तो आप समझ सकते हैं वो ताकत क्या होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे देश आगे बढ़ेगा। घर की चाबी तो आप महिला को सौंप देते हैं और घर आपका बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब देश की बारी है। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप भले ही यहां वरिष्ठ पत्रकार बने रहिए, लेकिन आपके घर की चाबी आपकी वाइफ के हाथ में होगी और वो बहुत अच्छे से लेकर चल रही होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब जब देश के लिहाज से बात करें, नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले भी कहा था कि मैं भले ही गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन मुझे पता सब है, और एक्चुअल में उनको पता सब है, वो दिख रहा है। अब आपने बहुत अच्छी तस्वीर के साथ शुरू की नम्रता। अमित शाह सुबह 9 बजे आए हैं पार्लियामेंट में और रात को 12:30 बजे तक वो अंदर हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मैराथन मंथन चल रहा है। ये तस्वीर सिर्फ साबित करती है कि ये आदमी कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। आप लाख बुराइयां कर लो, लेकिन ये तो देखो कि उसकी मेहनत कितनी छुपी हुई है। हर में मैंने ये धारा 370 जिस दिन हटा था उस दिन भी देखा था, लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन करना, एक एक तर्क सुनना कि विपक्ष का क्या है, विपक्षी नेताओं से बात करना कि भाई आपकी समस्या क्या है ये बताइए। ये कल सारा दिन चलता रहा। जो लोग एडमेंट हैं विरोध करने के लिए, जैसे कांग्रेस के नेता हो गए, डीएमके वाले हो गए, अखिलेश यादव हो गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो गई, इन सबसे कहा कि आपको बताइए कि आपका विरोध क्या है इस पे, और प्लीज सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। और ये सब चलता रहा। फिर पूरी तरह तैयारी की गई और 12:30 बजे देश का गृह मंत्री निकल रहा है। इस पे और भी जिम्मेदारियां हैं। ये पता चलता है कि इसने अपने आप को सर्वस्व झोंक दिया है इस काम के लिए। अब आते हैं कि 3 विधेयक पेश हो रहे हैं इस मौजूदा सत्र में, जो स्पेशल सेशन है। पहला है वुमेन रिजर्वेशन विधेयक, ठीक। दूसरा है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन अंग्रेजी में जो नहीं समझ रहे हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या आज है 543, जो कि इलेक्ट होके आते हैं और 7 नॉमिनेटेड होते हैं, तो टोटल 550 हो गई। इसको बढ़ाकर 850 करना है। अब सोचिए कि बढ़ा क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं कि बढ़ा क्यों दे रहे हैं। बढ़ा इसलिए दे रहे हैं कि महिला आरक्षण के विरोध करने वाले पुरुष सांसदों का कहना था कि हमारे 550 में से महिलाओं को 33% दे दीजिएगा तो हम क्यों चुनाव लड़ेंगे। मान लिया कि मैंने एक संसदीय क्षेत्र में मेहनत किया है और वो सीट अगर महिला के लिए रिजर्व हो गया तो मेरा तो गया ना, ठीक है। तो इस बात को सरकार ने कहा है कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और महिलाओं की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी, जैसे 250 के आसपास महिलाएं आने वाली रिजर्व सीटों पर। यह डिलिमिटेशन हो गया। और तीसरा जो विधेयक आ रहा है वो है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं इसमें जहां पे विधान परिषद नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश में आप है ना, तो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। बिहार में विधानसभा होती है, विधान परिषद। महाराष्ट्र में
बड़े राज्यों में होती है, लेकिन कश्मीर जैसे राज्य, गोवा जैसे राज्य, मेरे झारखंड जैसे राज्य, यहां सिर्फ विधानसभा होती है। और इन राज्यों की बड़े लंबे समय से इच्छा थी कि किसी तरह सीटों की संख्या बढ़ जाए ताकि हम विधान परिषद वाला क्राइटेरिया फुलफिल करें। तो उसके लिए एक तीसरा विधेयक आ रहा है। तो यही 3 विधेयक है। अब आइए आपके बेसिक तर्क पे। महिलाएं, बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गया और 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया, बस इतना ही हो गया, दैट्स इट। नहीं, मोदी सरकार ने जो किया है ना, उसके इंपैक्ट, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इससे एक बात से समझिए। आपने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि 250 महिलाएं ऐसी आएंगी रिजर्व सीटों पर, और आज 62 महिलाएं हैं। एवरेज मान लेते हैं 60-62 हमेशा रहेंगी, तो 300 से ऊपर ऑन एन एवरेज महिलाओं की संख्या रहेगी। किसी इशू पे सारी महिलाएं अगर एकजुट हो गई, तब सोचिए क्या माहौल होगा। बिल्कुल। एक बात और मैं बता रहा हूं कि महिलाओं में ये क्षेत्रवाद, भाषावाद, कास्टिज्म कम होता है। ये समाज में हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। एटलीस्ट हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये महिलाओं की ही बात करेंगी, कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगी जो देश के विकास के लिए होंगे, बजाय जाति के। अरे ना भी करे ना, तो ये उतना अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाती कास्ट से या इससे। तो इस तरह की राजनीति करने वालों को थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं देश की राजनीति में, जो जैसे कि मैं उदाहरण एक तौर पे बताता हूं। आरजेडी के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हैं, ऑन एन एवरेज कैसा परसेप्शन, और किसी दूसरी पार्टी के जैसे कि बीजेपी के ले लीजिए, उनके कार्यकर्ता कैसे हैं। तो कार्यकर्ताओं के बारे में जो परसेप्शन का अंतर है, कैसे, जैसे आप आम आदमी से पूछ ले, बोलेंगे कि यार समाजवादी थोड़े दबंग होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, कास्ट को लेके ये होते हैं, गेस्ट हाउस कांड याद करेगा, इस तरह से याद करता है ना कार्यकर्ताओं। अब इस तरह की जो राजनीति करने वाले हैं ना, वो जब बगल में महिला बैठी रहेगी तो वो भी बेचारा, वो पहलवान भी चुपचाप रहेगा कि नहीं जी सब ठीक है। तो उनके बिहेवियर पर भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ना, 4 लड़के आपस में कैसे बात कर रहे होते हैं, और अगर एक महिला वहां पे खड़ी हो तो अगर बीच में महिला आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये एक तो बिहेवियर, बाहें चढ़ाना थोड़ा कम हो जाएगा, जातिवाद थोड़ा कम हो जाएगा, क्षेत्रवाद कम हो जाएगा, इश्यूज अलग होते हैं महिलाओं के। एक महिला से पूछिए कि आपके लिए क्या ज्यादा मुद्दा जरूरी है, मराठी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, नहीं तो मार देंगे, वो वाला, या सिलेंडर महंगा हो गया, वो वाला। 10 में से 8 महिलाएं कहे कि सिलेंडर वाला इशू मेरा ज्यादा है। तो नैरेटिव भी चेंज होगा। मुझे तो कभी ऐसा लगता है पंकज जी, अगर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है ये जो टीसीएस टाइप कांड हुए हैं, ये महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। भैया बिंदी क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, क्यों जूते उतार के जाए, हैंडल करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी राजनीति बदल जाएगी, सब कुछ बदल डालूंगा। ये मिशन मोड है प्रधानमंत्री मोदी का। नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है अभी से क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, अभी से क्यों नहीं हो रहा मैं बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने ही ऐसे प्रावधान किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा संख्या जो है उसी पे कीजिए। दो बात कर रही है, एक तो कह रही है कि जो मौजूदा संख्या है उसमें रिजर्वेशन दिया, दूसरी बात कह रही है कि जनगणना के बाद, भाई दोनों में से फैसला कर लो, जनगणना के बाद करना है या 2011 वाला ही करना है। क्योंकि इससे पहले जब सदस्यों की संख्या हुई थी, बड़ी थी, आई थिंक इंदिरा गांधी के समय में यह हुआ था, 543 वाला जो है वो 550 टोटल मिला है, 550 वाला जो था, उस समय देश की जनसंख्या थी 60 करोड़। आज जनसंख्या कितनी है, अगर 2011 वाला भी मान लें तो 120 करोड़ के आसपास, 2011 में ही मान ले तो 60 से 120 करोड़ दुगनी हो गई। तो हुई क्या, तो भाई कानून तो दुगना हो जाना चाहिए था ना, 550 का दुगना हो जाना चाहिए था। एक और तर्क दे रहे हैं कि खर्चा बढ़ेगा आम जनता के ऊपर, एमपीज का खर्चा कहां से निकलेगा। तो क्या चाहते हैं कि 30 करोड़ जब देश आजाद हुआ था तब भी उतनी ही संख्या, और जब 140 करोड़ हो गए तब भी उतनी ही संख्या, रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए। मैं 10 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वही बात रहेगी कि मैं 1 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करूंगा, एक ही बात रहेगी। मैं उन 200 पर ज्यादा ध्यान दूंगा कि नहीं। ये देखिए संवैधानिक प्रावधान है नम्रता, ये विश नहीं होता किसी पार्टी का। अब कैसे होता है जब ये समझेंगे ना तो बहुत कुछ बढ़ेगा। एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो होता है ना, वो उसका हेड होता है, और वो सभी पार्टियों को हर राज्य में वो विजिट करते हैं, और उस राज्य में जितनी पार्टियां हैं उन सबसे बात करती है वो।
एक सदस्य वाली भी पार्टी रहेगी ना, रजिस्टर्ड पार्टी, उससे भी वो बात करेंगे, उसके पॉइंट को भी जोड़ेंगे। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, जिस समाज में किसी को भी अगर लगता है कि किस तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको भी बुलाती है। आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई ये है, उससे भी सुनेंगे। जब वो सब कुछ हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा सब राज्य का, तब वो जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। चुनाव आयोग के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है, बाकायदा अलग दफ्तर है, फिर वो सौंपते हैं, तब उसके अनुसार होता है ये। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज पार्शियल होगा, अगर कहना क्या चाहते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी जिसने वो दिया है, ये एक संविधानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अगर राहुल गांधी कहते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा, तो मैं इतना बोलूंगा कि बेसिक्स का भी पता नहीं, बेसिक्स का भी ज्ञान नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है। एक और आर्गुमेंट आ रहा है, उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये नॉर्थ बेल्ट है ये हावी हो जाएगी। कैसे? मैं देखिए, सरकार ने साफ साफ बोला है कि 50% सीटें हर राज्य में बढ़ जाएंगी। जैसे यूपी का 80 है तो 80 का 50% 40 हुआ तो 120 हो जाएगा। तमिलनाडु का 39 है तो उसका 50% बढ़ जाएगा। अगर आप पूरी तरह कैलकुलेट करके देखिएगा कि साउथ के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ी और प्रोपोर्शन देखिएगा। नहीं, अमित शाह ने बकायदा वोट परसेंटेज के साथ समझाया है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें पेश की गई हैं इसमें कोई संशय ना रहे, कोई भ्रम ना फैले। परसेंटेज के साथ बताया है कि किसी का कोई परसेंटेज नहीं घट रहा है, सीट शेयरिंग का कोई सीटें नहीं घट रही हैं, कोई किसी पे दबाव नहीं बना रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप पूरी संख्या के देखेंगे और आज के प्रोपोर्शन से निकालेंगे होने के बाद, तब साउथ को थोड़ा फायदा ही है। बिल्कुल जाके देख लिए पूरा कैलकुलेट, उनकी संख्या प्रोपोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रही है। कायदे से प्रोटेस्ट तो यूपी वालों को करना चाहिए कि भाई जनसंख्या बढ़ी तो कब, लेकिन खैर उसमें अलग करें। अब तीसरा तर्क जो है विपक्ष का, वो और वाहियात, मुसलमानों को आरक्षण। मुझे लगता है एक आर्गुमेंट हुआ है अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच, वो सुनवा देते हैं, एक बार उसको सुना दीजिए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट तो सुन लिया दर्शकों ने। मुझे तो ओवैसी की बात बड़ी हैरान कर रही है, इसमें भी वो मुस्लिम माइनॉरिटी और ओबीसी ये सब ले आए हैं, महिलाएं नहीं सोच रही है, सोच रहे हैं। जब क्या है ना कि जब कोई तर्क काम नहीं आता ना, और विरोध भी करना है पंकज जी, विरोध भी करना और तथ्य भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, एक लाइन में स्पष्ट कर दिया, किसी भी क्षेत्र में नहीं है धर्म के आधार पर, न नौकरियों में और न ही संसद में। जब है ही नहीं, संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का क्या हो गया, मुसलमानों का क्या हो गया। और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपको मुसलमानों की इतनी चिंता है तो जितनी महिला आरक्षित सीटें हैं सब पर आप मुसलमान महिला खड़ा कर दीजिए, अगर कोई रोकने जाए तब ना। ठीक है। देखिए एक आखिरी आर्गुमेंट जो कि बहुत सारी पार्टियों की तरफ से आया है कि अभी जरूरत क्या थी, चुनाव। बोल रहे हैं ना कि इलेक्शंस में फायदा उठाने के लिए मोदी सरकार कह रही है। तो भैया मेरे, अगर फायदा उठाना होता ना तो 2023 में कर लेती। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था उस वक्त, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास हुआ था ना, बिल्कुल उस वक्त भी ये चाहती तो फायदा उठा लेती। तो जिस पार्टी ने लोकसभा में फायदा नहीं उठाया लोकसभा चुनाव से पहले, और वो विधानसभा चुनाव का फायदा उठाएगी, और 5 में से 3 जब गुजर गए हैं तब अगर फायदा उठाना होता तो केरला, असम, पुडुचेरी इससे भी पहले कर लेती। देखिए अब जो 5 राज्य हैं ना, उनमें से 3 राज्यों में तो स्टेक ही नहीं है बीजेपी का। केरला में नहीं आने जा रही है, तमिलनाडु में कोई चांस नहीं है, तो फायदा, और चुनाव हो गए बाकी। असम ऐसे ही फॉरगॉन कंक्लूजन था। अब रही बात बंगाल, अगर इस तरह एक एक राज्य का आप देखिएगा तो इस देश में हमेशा हर 2-3 महीने पर कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। कब करें फिर? तो जब भी
हाँ, जब भी कोई लाएगा तो यही कहेगा कि भाई आने वाले चुनाव का फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पंचायत चुनाव हो रहे होते हैं, कहीं वार्ड चुनाव हो रहे होते हैं, कहीं विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं, 30 राज्य हैं, तो इलेक्शंस कब नहीं होते इस देश में? कौन सा ऐसा तीसरा महीना गुजरता है? नहीं तो नहीं, फिर और अगर वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो जाए तो सबसे पहले विरोध फिर यही लोग करेंगे, अगर इसकी भी बात हो अच्छा जाए। बताइए, मुझे सिर्फ एक तर्क से समझाइए कि इससे नुकसान क्या है उनको और क्यों डर रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार बता देता हूं, लास्ट पॉइंट है। कुछ पार्टियों को यह डर है कि उनका पूरा जो सेटअप है ना, वो मेल डोमिनेटेड सेटअप है। जैसे आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, साउथ के डीएमके हो गया। इनको लग रहा है कि अगले चुनाव तक हम वहां से नेता कहां से लाएंगे, महिला कहां से खड़ा करेंगे, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, तैयारियां करने के लिए अभी सही समय है, 3 साल। इसलिए अभी क्यों का जवाब यह भी है कि 3 साल आप महिला नेतृत्व खड़ा कीजिए, हर तीसरी सीट पे महिला आएगी और थोड़ा नहीं ठीक है, ठीक है पंकज जी, अगर अभी कर देते तो वक्त नहीं दिया, और अगर अभी नहीं किया है तो ये तो अपने चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। ये देखिए विपक्ष है, मुझे तो कई बार मैं सुनती हूं आम जनता को, जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं किसी भी मुद्दे पर अगर आप पूछेंगे ना कि फला नेता ने ऐसे कहा, तो कहते हैं विपक्ष का काम तो बोलना ही है जी। ये आम जनता भी अब समझ गई है। बहरहाल ये देखिए बड़ी अच्छी सौगात है। जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उस वक्त बहस चल रही है संसद में, जिसकी तैयारियां, जिसको लेकर क्रेज लोगों में बहुत पहले से था, तो वो कार्रवाई भी आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।